अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सियासी माहौल में गर्मा गर्मी है और ज़ाहिर है कि जो ज़िमनी इंतखाब है वो सिर्फ ज़िमनी इंतखाब नहीं है, यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान की आने वाली सियासत का तयन करने जा रहे हैं कि कौन आगे चलकर विनर होने वाला है, किसकी तरफ जो जनरल इलेक्शन है उसका पलड़ा भारी होगा। जनरल इलेक्शन कब होंगे, इवन ये भी ज़िमनी इलेक्शन डिसाइड करने में, हतमी तयन करने में हम रोल अदा करने वाले हैं। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो टॉप लीडरशिप है दोनों बड़ी जमातों की, वो खुद मैदान में उतरी हुई है। जहां एक जानिब पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब खुद पूरी तनदही के साथ ये कैंपेन चला रहे हैं, तो दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा खुद निकली हुई हैं और वो भी हर हल्के में जाकर खुद अपने कैंडिडेट की मुहिम चला रही हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस कदर ज़िमनी इलेक्शन के। सबको पता है कि डू और डाई की सिचुएशन। ऐसे में धांधली के इल्ज़ाम भी खूब लग रहे हैं, पीटीआई की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि फिर भी वो ये तमाम नशिस्तें जीत लेंगे। क्या वजह है जनाब इस कॉन्फिडेंस की? और इस सारे हंगाम में हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऑडियो वीडियो लीक्स का सिलसिला भी जारी है। अब तो लोग ज़्यादा अहमियत भी नहीं दे रहे, कितनी बहुतात से आ रही हैं चीज़ें और उनके ऑथेंटिसिटी का कोई हतमी नतीजा नहीं निकलता है, लेकिन इसके बावजूद भी तवातुर से ये चीज़ें आ रही हैं। क्या वाकई ये किसी के इमेज को बनाने या बिगाड़ने में कोई किरदार अदा करेंगी? इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ जो जाहिर है कैंपेन चल रही है उसके बारे में भी गुफ्तगू होगी। आप सबको खुशामदीद कहूँगी। पहले मैं चलूँगी इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, जो कैंपेन है वो तो चल रही है और इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि वो जीतेगा, हम देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी हम जो कैंपेन में भी चीज़ें देख रहे हैं, इमरान खान साहब कभी हमें लगता है कि वो शायद इदारों से उस हद तक नाराज़ी या एग्रेसिव मूड में नहीं जाना चाहते, लेकिन कभी लगता है कि वो आके बड़ी डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि नंबर अनब्लॉक्ड हो गए हैं, तो आप समझ रहे हैं कि जो पसे पर्दा चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं उनकी कैंपेन में झलक भी रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखे पसे पर्दा चीज़ें पाकिस्तान में तो हमेशा हर वक्त 24 घंटे 365 डेज़ चलती रहती, इसलिए आप ये नहीं कह सकते। जब नंबर ब्लॉक थे उस वक्त भी चल रही थी, जब नंबर अनब्लॉक हो गए तो उस वक्त भी चल रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे इमरान खान साहब अपने सख्त तरीन मुखालिफ मियाँ नवाज शरीफ को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, उन्हें शायद किसी ने ये समझा दिया है कि नवाज शरीफ जो है ना, उनको कामयाबी इसलिए हुई थी कि उन्होंने बड़ी सख्त तकरीरें की थी, उन्होंने इदारों को लताड़ा था, उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की थी कि जिससे वो लोग डिफेंसिव हो गए और उन्होंने नवाज शरीफ साहब जो है उनकी पार्टी के लिए दोबारा जगह बन गई। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को एक बात याद रखनी चाहिए कि फ्रंट फुट पे खेलने से, अवामी जलसों में इस तरह के खिताब करने से, सब कुछ करने से उनकी पार्टी के लिए तो जगह बन गई, लेकिन वो खुद उनके लिए अभी तक जगह नहीं बनी। उनकी पार्टी की जगह ऐसी बनी, उनके भाई के लिए भी जगह बन गई जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वैसे भी अच्छे रिलेशन रखते हैं। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, पार्टी के लिए भी जगह बन गई और इक़्तिदार में भी जगह बन गई। लेकिन ये नहीं हुआ कि जी, लिहाजा मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जिसने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया है इस तरह की सियासत का, वो बहरहाल उनकी अपनी पॉलिसी। वो तो कह रहे हैं कि मैंने रेड लाइन क्रॉस नहीं की। समीना, देखे ना, वो कहते हैं कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। बात ये चीज़ नहीं है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो गई है सोसाइटी में कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। अब मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ, एहसन इकबाल साहब है, मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उनका शुमार पाकिस्तान के पढ़े लिखे, अच्छे, ईमानदार, शरीफ लोगों में होता है। उन पे आप उस तरह की चीज़ें नहीं, उनके बारे में आम तौर पे उनके मुखालिफ सियासतदान भी उस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन आज वो मोटरवे पे सफ़र कर रहे थे, बेड़ा पे रुके हैं बर्गर के लिए। अभी मैं एक टीवी पे ही देख रहा था, तो वहाँ भी जो वहाँ लोग थे उन्होंने चोर 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 ये नारे लगाने शुरू कर दिए। मामला ये अगर शुरू हो गया तो फिर किसी एक पे रुकेगा नहीं, फिर सियासतदानों का कहीं पे भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो लोगों की शादियों पे नहीं जा सकेंगे, वो अफसोस पे नहीं जा सकेंगे, वो अपनी फैमिलीज़ में नहीं जा सकेंगे। तो ये सियासतदानों को ख़ास तौर के जो टॉप लीडरशिप है उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए, चाहे वो मरियम नवाज़ हों, चाहे वो
इमरान खान हो कि उन्होंने किस तरह का टेम्परामेंट रखना है और अपने लोगों को किस तरह की ट्रेनिंग देनी है। लीडर को देख के ही कौम जो है वो अपना रास्ता बनाती है, और ख़ास तौर पे जो आपके फॉलोअर्स होते हैं, आपके चाहने वाले होते हैं, वो तो आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात वही है कि क्या इस वक्त माहौल ऐसा है, इस वजह से ऐसा है, विद टाइम जब चीज़ें सेटल हो जाएंगी पॉलिटिक्स की तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें भी सेटल डाउन हो जाएंगी? नहीं, इस पर मैं आगे चल के बात करती हूँ, लेकिन मैं पहले हिलाली साहब का कमेंट ले लूँ। हिलाली साहब, इमरान खान साहब की इस वक्त कैंपेन का टारगेट है कौन असल में, किससे लड़ाई है उनकी? बड़ा सीधी सादी बात है, अवाम के अलावा उनके साथ और कौन है, और सबसे है तो। और उनको मेरे ख्याल में एक लम्हे के लिए शक नहीं है कि ये इलेक्शन जो हैं ये मुनसिफाना नहीं होंगे, इसमें धांधली चलेगी, और एक लम्हे के लिए उनको शक नहीं है कि वो ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। इसलिए अगर वो जीत गए तो दूसरे पार्टीज और ख़ास तौर शरीफ्स के तो सियासी मौत है। तो देखिए, बात सीधी सादी ये है कि उनको पता है वो नहीं जीतेंगे, मगर वो कह नहीं सकते। अगर वो कहेंगे फिर लोगों निकलेंगे नहीं, और अगर लोग नहीं निकलेंगे उनको पता नहीं चलेगा कि कितने लोग उनके साथ थे, और फिर अवाम कहेगी शायद वाकई ये हार गया। तो उनका पूरा स्ट्रैटेजी ये है कि हम जीतेंगे, खुदा मदद करेगा और कोई नहीं तो हम जीतेंगे, निकलो, घर में जाओ, निकालो लोगों को, आओ पोलिंग स्टेशंस। मगर मैं नहीं समझता एक मिनट के लिए कि कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट समझता है कि वो जीतेंगे। और ये जो टर्न आउट अगर अच्छा हो और फिर भी वो हार गए, मुझे इस पे आपका ये जवाब जरूर जानना है। लेट मी फिनिश, लेट मी अच्छा, मैं आपसे ही बात अगर वो टर्न आउट अच्छा हो, ठीक, वो टर्न आउट अगर अच्छा हो तो बाद पोस्ट इलेक्शन स्ट्रैटेजी जो है, जो इस गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट रिग्ड इलेक्शंस के नीचे निकलता है, उसको डीलिजिटिमाइज करना, वो फिर इट गैदर्स शेप। तो ये मेरा ख्याल है। आपको लगता है कि रिगिंग की वजह से वो नहीं जीत सकते, आपका ये ख्याल है? अदरवाइज अवाम साथ हैं, क्योंकि डिफरेंट जो सर्वेज हम देख रहे हैं और जो मीडिया के लोग भी जा रहे हैं। मेरा नहीं, इमरान खान का ये ख्याल है, पक्का है। अच्छा। मैं नहीं समझता वो सोच रहा है कि ये जीत सकता है अगर इलेक्शन फेयर ना हो। अगर इलेक्शन फेयर ना हो जी। सुमीना, गुजारिश ये है कि लाली साहब जो कह रहे हैं ना, मैं लाली साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि इमरान खान साहब ये पक्का यकीन है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। उसी वजह से वो इतने फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में नज़र आते हैं, लेकिन वो अपने वोटर से नहीं कह सकते। वो नहीं, कोई भी सियासी लीडर जिसे ये यकीन भी हो, कभी आपने देखे कि कोई सियासी उम्मीदवार को इलेक्शन में खड़ा और वो अपने लोगों से कोई नहीं कहता, क्योंकि अगर वो खुद ये तस्लीम कर रहेगा कि मैं हार रहा हूँ या मेरा कैंडिडेट हार रहा है, तो फिर तो लोग बैठ जाएंगे, उसके लिए कोशिश ही नहीं करेंगे। इस वक्त मामला ये नहीं है, मामला इस वक्त ये है। इमरान साहब, जो इमरान खान साहब की पर्सनालिटी है, उनको देखते हुए क्या कोई ये सोच सकता है कि वो हार मान लेते हैं? वो तो कभी हमेशा ये बात कह रहे होते हैं कि मतलब बिल्कुल अनबिलीवेबल चीज़ों पे भी वो उनका अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मैंने आपसे ये कब कहा है कि इमरान खान साहब ने हार मान ली है? नहीं, वो कहते मैं तो उतरता ही नहीं उसी का सोच के। गुजारिश ये है, एक बात को समझे। बात ये कि अगर उन्होंने हार मान ली होती तो वो इतनी जो कैंपेन कर रहे हैं वो करते ही ना। असल में ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की सर्वाइवल की जंग नहीं है, ये इलेक्शन इमरान खान की भी सर्वाइवल की जंग है। वो इस तरह से कि देखिए, अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो इमरान खान साहब 14 सीटें भी अगर जीत जाते हैं 20 में से, तो वो यहाँ पे अपनी पंजाब में दोबारा हुकूमत बना सकते हैं। दूसरी बात ये कि मैं बार बार ये आपसे कहता हूँ कि असल में ये टेस्ट जो है ये अगले इलेक्शन के लिए। अब अगर वो सारी सीटें यहाँ से यानी अक्सरियत में हार जाते हैं और मुस्लिम लीग नून जीत जाती है, तो इसका असर अगले इलेक्शन पे पड़ेगा। लेकिन हिलाली साहब से आप कह रहे हैं, मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन हिलाली साहब तो ये कह रहे हैं कि उन्हें ये पता है कि रिगिंग की वजह से वो हार जाएंगे। इस बात से भी आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह समझ लें। उसकी वजह ये है
हिलाली साहब, यहाँ अलमिया ये है कि जो हारता है वो यही कहता है रिगिंग की वजह से। 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था इमरान खान साहब, रिगिंग होती भी तो है ना, सुन तो ले, अब सुन तो ले। 2013 में क्या हुआ था? इमरान खान साहब ने कहा था रिगिंग हुई है, हमें जानबूझ के हराया गया। इसलिए ये हर अपोजिशन, ये अब देखें ना, इतना जुल्म है। हम मिसालें तो वेस्ट की देते हैं, अभी देख लें यूके में क्या हुआ है। वजीरों ने कहा कि जनाब ये वज़ीर आज़म जो हैं ये इस्तीफ़ा दें, वज़ीर आज़म आए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब वो मुझे ये बताएं इससे क्या हो गया? वहाँ कोई आइनी बहरान पैदा हुआ है, वहाँ पे कुछ सियासी बहरान पैदा हुआ है। ये हमारे यहाँ ही रिवाज है कि चाहे आप रिगिंग का के, चाहे आप इदारों पे डालें, चाहे आप कुछ करें, आप सीट से कुर्सी से चिमटे रहना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे ये भी हुआ है कि उनके लोगों ने रिजाइन किया है, वो ऐसे नहीं उठ के उधर चले गए। मैं ये यानी ज़र्फ की बात है ना, ज़र्फ की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ उनकी पार्टी के मेंबर्स ने रिजाइन किया बेसिकली। मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ ना भाई, रिजाइन अपने ज़र्फ से को कुर्सी छोड़ने को तैयार होता है ना। हमारे यहाँ तो कोई चपरासी की कुर्सी नहीं छोड़ता, वज़ीर यहाँ तो वो छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, चलिए जी, कुर्सी भी नहीं छोड़ी, लेकिन दूसरी तरफ गए तो पीएम साहब भी डटे रहे उस वक्त के, और जो भी सूरत हाल बनी वो क्योस की। लेकिन हिलाली साहब, आपको क्या अब नजर आ रहा है, जो इमरान साहब बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि रिगिंग का तो खैर चलता ही रहता है, ये हमेशा ही होता है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू इससे डिफरेंट है? अगर उन्हें मेरा वैसे पॉइंट ऑफ व्यू आप दोनों से डिफरेंट है। मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान साहब वाकई ये समझ रहे हैं कि वो हारने जा रहे हैं। जी हिलाली साहब। देखिए समीना, अब आज नहीं, शायद ना हारे। मैं कहता हूँ मिरेकल हो सकता है, जादू, खुदा की कुदरत, खुदा कुछ भी इन दैट सेंस। मगर हम तो वो बात करते हैं ना जो अपने एक्सपीरियंस से, जो हम तारीख पढ़ते हैं और जो तारीख में हुआ है। कभी नहीं हुआ है कि इस किस्म के ऑड से एक आदमी जिसके साथ कोई नहीं है, और माने इलेक्शन कमीशन को वो कहता है ये बिल्कुल अनफेयर इलेक्शन कमीशन है, फिर रोज कहता है, ये कहता है कि मेरे साथ इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है और उनके भी बहुत क्रिटिकल है उनका, फिर कह रहा है कि क्या कहते हैं, मुझे ईसीपी भी नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, तो कौन है भाई तुम्हारे साथ? सिर्फ अवाम। मगर अवाम तो सिर्फ वोट डालती है, उसके बाद गिनती तो इलेक्शन कमीशन करता है ना। और अवाम जैसे आती है, उनका रजिस्ट्रेशन, लिस्टिंग। देखिए ये क्यों कहा हमारी यास्मीन राशिद बीबी ने कि 61% नए वोटर्स आ गए हैं। ये किधर से आए हैं? वो जो लोग उधर वोट करते हैं, उधर रहते हैं, जो इलेक्शन पोलिंग स्टेशंस को जानते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, वो समझ नहीं आ रही है उनको ये लोग किधर से आए हैं। लिस्ट ऑफ वोटर्स उनको समझ नहीं आ रही है, ये किस किस्म का है, तो वो कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्निकल किस्म की चीजें ऐसी हो रही हैं। राइट, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते देखते हैं कि ये वाकई रिगिंग होती है या नहीं। लेकिन इमरान साहब, मैं थोड़ी सी मरियम की कैंपेन पे आपसे ज़रूर आप बात करना चाहूँगी। ऐसा लगता है इमरान खान साहब की तकरीर में तो फिर भी 2-4 बातें होती हैं, कुछ वो दीन की बात करते हैं, कुछ लोटों की बात करते हैं, कुछ अमरीका की बात करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत कारकर्दगी भी बताते हैं, कुछ इन पर तनकीद भी करते हैं। मरियम साहब की टोटल जो तकरीर होती है वो एंटी इमरान ही हमें नज़र आती है। आप नहीं समझते अगर मुस्तकबिल में वो खुद को कोई बड़ा लीडर या कोई वज़ीर आज़म का कैंडिडेट समझती हैं तो उनके पास कुछ और भी कहने के लिए होना चाहिए? समीना, उनके पास कहने के लिए और क्या हो, मुझे आप बता दें। अभी देखें ना, बात सुने, अभी इस वक्त वो कैंपेन क्या कर रही हैं। इशू ये है कि अभी वो मुकाबला कर रही हैं इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब जिसको वो इल्ज़ाम खान का नाम देती हैं, फितना खान के या इल्ज़ाम खान के या जो भी के, गुजारिश ये है कि हम तो उन्हें ये नहीं कहते, हम तो उन्हें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं। मामला ये है कि वो जो कहती हैं असल में वो ये इस्टेब्लिश कर रही हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो भी बात कर रहे हैं उसमें हकीकत कुछ नहीं है, वो सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब उनकी इल्ज़ाम की सियासत को वो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम से कैटर करने की कोशिश कर रही हैं। अब मेरे नज़दीक जो है ये मामला दोनों तरफ से ठीक नहीं है। आप खुदा का वास्ता इमरान खान साहब भी अपनी को कारकर्दगी बता दें कि उन्होंने क्या किया था, ये भी ये बता दें कि जनाब ये अब हुकूमत इनकी है तो चले कम से कम 3 महीने हुए हैं, ये जो इन्होंने किया सो किया, आगे क्या करेंगी।
लेकिन अवाम का अलमिया ये है कि अवाम को ये तो बताया ही नहीं जा रहा कि आपके लिए क्या किया था या क्या नहीं कर सके हम और क्या करेंगे। अवाम को तो बस ये वही बात है जो मैंने पहले की थी कि अवाम को बस इल्ज़ाम तराशी में उलझा के तो एक दूसरे के सामने खड़ा किया जा रहा है, एक दूसरे के मुखाल यानी जहन साजी की जा रही है कि आप बस उसके खिलाफ हो जाएं इसलिए कि वो करप्ट है, आप बस उसके खिलाफ हो जाएं इसलिए कि वो नाअहल है, आप बस उसके खिलाफ हो जाएं इसलिए कि वो हमारा मुखालिफ है। एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ये बातें हो रही हैं, जिसका मैं समझता हूँ बहसीयत कौम और मुल्क में बड़ा नुकसान पहुँचेगा। हिलाली साहब, मरियम नवाज की आपको क्या लगता है कि उन्हें कोई एजेंडे पे बात नहीं करनी चाहिए आके, बजाय इसके कि वो जिस भी इलेक्शन कैंपेन में हों, जब भी हों, हम हर जगह पे, मैं तो तकरीबन 2-3 सालों से जो भी उनके जब पीडीएम के जलसे थे तब भी इलेक्शन कैंपेन कश्मीर की हो, गिलगित बल्तिस्तान की हो, पंजाब की हो, हर जगह इमरान खान से शुरू, इमरान खान पे ख़त्म। तो इससे क्या अखज़ किया जाए? उनके पास क्या कहने के लिए कुछ नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो समीना, बिल्कुल सही कह रही हो। माफ़ करिए, इनको तो और कुछ आता ही नहीं है एक्सेप्ट इमरान खान को रन डाउन करना। ना इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, कमर्शियल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, और इनके दिमाग में कुछ है ही नहीं, बस इमरान खान को गालियां देते जाओ। तो ये जैसे आपने कहा, फिर तो ऐसे लगता है इनको और कुछ आता ही नहीं है, और शायद वाकई नहीं आता हो, पढ़ी तो नहीं है ना, शी इज़ नॉट अ ग्रेजुएट, और ना इन्होंने इकोनॉमिक्स किया है, ना इंटरनेशनल रिलेशंस किया है, ना फाइनेंशियल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल में शी डज, वो करती हैं जो वो जानती हैं, और वो ये है कि गाली दो, और कुछ लोग समझते हैं बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, चलें एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा, और लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा, मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान साहब तो खैर ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, बहुत पढ़े लिखे लाइक फाइक आदमी हैं, इमरान खान साहब क्या एजेंडा बयान करते हैं? वही तो सिर्फ उनकी तकरीर तो लोगों को रट गई है, उनकी तकरीर भी रट गई है। एक ही बात नवाज शरीफ के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में, हमजा आसफ अली जरदारी, खुदा के बंदों, वो भी तो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी पॉलिसी फिर भी बताते तो हैं कुछ कि अमेरिका को साथ हमने कैसे चलना है, रशिया से हमने तेल लेना है, इंडिया को वो कोई बताएंगे कि उसके हमने उस वक्त तक बात नहीं करनी कश्मीर, कुछ ना कुछ तो और दे रहे हैं ना, कुछ अपने प्रोग्राम्स का बताते हैं। और इमरान साहब, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने PPE किया है ऑक्सफोर्ड में, हाँ जी, और पॉलिटिक्स, फिलॉसफी एंड इकोनॉमिक्स। अब आप वो एक डिग्री है जो इन्होंने पास किया है ऑक्सफोर्ड में, तो कुछ तो आता होगा इनको, और आता है। आप डिग्री से वैसे जरूरत नहीं कि किसी को कुछ आ ही जाए, मेरा तो वैसे आपस की बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ, सुने, मैंने तो उनकी डिग्री को डिनाई नहीं किया, मैंने तो कहा वो बड़े लाइक फाइक आदमी है, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं हिलाली साहब, मैंने तो ये कहा है। लेकिन वो लाइक फाइक जो आदमी है उसकी नजर भी तो आना चाहिए ना। उनको लगता है ऐसे है कि सियासत में आके उनकी उस डिग्री ने भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। बहुत सारे मैं वो भी उसी इतने सारे मुझे लोगों के बारे में पता चला कि वो फलां जगह से पढ़े हैं कि मुझे तो उन यूनिवर्सिटीज के इदारों के उस पे मेरिट से सवाल उठने लगे। अलमिया ये है हिलाली साहब कि हमारे यहाँ बहुत सारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं कि हार्वर्ड से पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, वहाँ के वो इंस्टीट्यूशन भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, वो इंस्टीट्यूशन वो अपनी डगर में ही चले। एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फर्दर भी कुछ बात करेंगे अभी जनाब पॉलिटिक्स की, और खासतौर पे मैं कुछ बात करूंगी वीडियो स्कैंडल, ऑडियो स्कैंडल्स जो सामने आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और आजकल हम देख रहे हैं जहां सियासत में गर्मा गर्मी है, वहीं पर बहुत सारे ऑडियो और वीडियो लीक्स के आने का सिलसिला भी जारी है, नए नए स्कैंडल्स भी खुल रहे हैं। ये क्या पाकिस्तानी सियासत के लिए अच्छी अलामात हैं या इससे मज़ीद हम गिरावट और पस्ती की तरफ जा रहे हैं? इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और भी रिसेंटली जो तैयबा गुल साहिबा के इल्ज़ामात हैं साबिक नैब चेयरमैन पर भी, और कुछ प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके हवाले से भी कुछ स्कैंडल सामने आया है, उसकी क्या तहकीकात होनी चाहिए, क्या इसका नतीजा निकलना चाहिए, इस पर भी बात करते हैं। इमरान साहब, पहले तो ये ऑडियो वीडियो जो बड़ी तवातुर से आ रही हैं, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? इनकी कोई ऑथेंटिसिटी, कोई इंपॉर्टेंस रह गई है पाकिस्तानी सियासत में? कोई असर डालती हैं? अब देखें, असर बहुत डालती हैं। अच्छा, वो राय अमा हमवार करने में, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे इसके सख्त खिलाफ,
देखिए आप मुआशरे को बहुत गिरावट की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं तो सबसे पहले इस बात को ही गैर इखलाकी ही नहीं, गैर शरई भी समझता हूँ कि आप खुफिया तौर पे किसी की बातचीत रिकॉर्ड करें। इस्लाम में तो तजस्सुस से भी मना किया हुआ है और इस तरह की हरकतों से भी मना किया हुआ है कि आप टो लगाएं। इस्लाम में सख्ती से ममानत है इन चीज़ों की। आप देखिए, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम सिर्फ दीन या मज़हब नहीं है, दीन फितरत है। उन्होंने आपको रहने का पूरा एक तरीका सलीका सिखा दिया। आप लोगों की पहले बगैर इजाज़त के छुप के महज़ब मुआशरे में तो आप किसी की तस्वीर नहीं बना सकते उसकी मर्ज़ी के बगैर, ना आप किसी की ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ जिसका दिल चाहता है वो रिकॉर्ड, हर देखें आप स्मार्टफोन यूज़ करने वाले हर दूसरे बंदे ने अपने में वो कोई ऐप या वो की हुई है कि जो बातें वो कर रहा है वो रिकॉर्ड हो रही हैं। एजेंसियों की बातें तो आप छोड़ें कि वो क्या कुछ रिकॉर्ड करती हैं, यहाँ हर बंदा अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ जी, लिहाजा तैयबा गुल के इल्ज़ामात हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी इस पर बात हुई है और उसके बाद मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस भी इस बात को बड़ा वो कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी सामने आ रहे हैं। तो ये चेयरमैन नैब और मिसिंग पर्सन के वो कमीशन के वो हैं चेयरपर्सन भी, जस्टिस जावेद इकबाल साहब, इतने बड़े ओहदों पर इस किस्म के इल्ज़ामात के बाद क्या आप समझते कि उस वक्त ही इस पे इल्ज़ामात पे तहकीकात होनी चाहिए? बड़ी खूबसूरत बात आपने की। अगर उस वक्त ही तहकीकात हो जाती, दूध का दूध पानी हो जाता, तो आज ये मसला ही ना होता। देखिए वो इल्ज़ाम क्या लगा रही हैं, बड़ा संगीन इल्ज़ाम है ये। वो कह रही है कि जब मैंने ये इल्ज़ाम लगाया तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट से मेरे से रब्ता किया गया और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब, उन्होंने मेरे से सारा कुछ ले लिया मुझे इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन मुझे बजाय वो इंसाफ दिलाते, उसकी बिना पे उन्होंने जस्टिस जावेद इकबाल साहब को मुबैना तौर पे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और फिर ब्लैकमेल करके उनको तहरीक इंसाफ के लोगों के, अपने लोगों के केसेस उन्होंने ख़त्म करवाए। अब अगर मैं समझता हूँ कि ये इतना मामला वाकई ही इतना सच्चा है, तो फिर तो आप देखें कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब इतने सीनियर जज रहे हैं, उसके बाद चेयरमैन नैब एक बहुत बड़ा होता है, एबटाबाद कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, मिसिंग पर्संस कमीशन मैं कह रहा हूँ कि फिर तो ये बहुत बड़ा अलमी चीफ जस्टिस रहे हैं। मैं कह रहा हूँ फिर तो ये बहुत बड़ा अलमी है कि आप इस बिना पे उनको ब्लैकमेल करें। और फिर दूसरी बात ये कि अगर को मुअज़्ज़म माशरा होता तो जावेद इकबाल साहब उस वक्त खुद कहते कि जनाब मैं ये छुट्टी पे जा रहा हूँ, मैं इस ओहदे से लागू 1 महीना के लिए या 6 हफ्तों के लिए, आप एक कमीशन बनाएं, इसकी तहकीकात करें, ये मेरे सबूत है, ये सब कुछ गलत है, रबिश है, बकवास है। लेकिन ना उन्होंने ऐसा किया, ना हुकूमत ने किया। आज इसीलिए वो खातून जो हैं वो दोबारा आ गई हैं मैदान में और वो कह रही हैं कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई। लाली साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कुछ हुकूमती लोग तो ये कह रहे हैं कि जनाब जिस किस्म के वो इल्ज़ामात लगा रही हैं उसमें पीएम हाउस को भी इन्वॉल्व कर रही हैं, तो वहाँ का सारा रिकॉर्ड होता है, कौन आया कौन गया। वो कह रही 45 दिन मुझे हब से बेजा में रखा, तो अगर इस तरह की चीज़ थी तो वह रिकॉर्ड हासिल किया जा सकता है। ये कौन सी इतनी कोई ऐसी मुश्किल बात है पता करना? आपको इन हक़ाइक़ लगते हैं कुछ इसमें, या प्लांटेड तरीके से कोई थोड़ी थोड़ी अरसे बाद कोई चीज़ सामने आ जाती है? देखिए, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ जितने लोगों ने नैब केसेस में हिरासत में थे और उनकी क्वेश्चनिंग हुई है और उनका रेपुटेशन ख़राब हुआ है, और वो लोग जिनको जो पकड़े गए हैं वो चाहते ज़रूर हैं कि इस आदमी को डिस्क्रेडिट करो और बताओ कि नैब जो था। लाल साहब, मैं अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर लेती हूँ, लेकिन इमरान साहब बात जो हुकूमती वर्जन सामने आ रहा है कि भाई आप इतनी देर अगर ऐसा हुआ उसके बाद आप क्यों फिर नहीं सामने आई, और फिर ये कि रिकॉर्ड तो सारा चेक हो सकता है, और अगर आप इतनी देर मिसिंग थे तो कोई रिकॉर्ड थाने में होता, कोई एफआईआर आपकी फैमिली मेम्बर्स कटवाते, तो ये सारी चीज़ें डाउट्स नहीं क्रिएट करती? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें पूरे मामले को मशकूक बनाती हैं। अब मैं फिर यही कहूँगा जो मैंने पहले कहा था कि उस वक्त हुकूमत अगर कमीशन बना देती तो ये मामला सॉल्व हो जाता। अब मौजूदा हुकूमत को ये चाहिए कि वो आगे बढ़े और इसका एक कमीशन बना दे। और ये क्योंकि जावेद इकबाल साहब जो हैं रिटायर्ड जज हैं, सीनियर जज हैं और एक अब भी आला ओहदे पे फाइज है, तो मैं समझता हूँ जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इसकी तहकीकात करा ली जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन अगर इसमें अब भी
कमीशन ना बनाया गया और तहकीकात ना करवाई गई, तो फिर आप समझ लें कि पहले उन्होंने पिछली हुकूमत ने अपने लिए इस्तेमाल किया, मौजूदा लोग अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। इस पे थोड़ा इसलिए भी लोग ये बात कर रहे हैं कि विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि जाहिर है ये जो मौजूदा हुकूमत है जब अपोजिशन में थी तो वो चेयरमैन नैब से बहुत खाइफ थी और उन्हें लगता था कि वो पर्सनली उनको टारगेट कर रहे हैं। अब ये क्या हमारे यहाँ सिस्टम को हम लोग कभी ठीक नहीं करेंगे और अदले का बदला ही करते रहेंगे? नहीं तो सिस्टम कैसे ठीक होगा? इसी तरह ठीक होगा ना जब आप इंसाफ करेंगे। कोई भी मुआशरा उस वक्त तक, ये तो इमरान खान साहब खुद रोज़ तकरीर में कहते हैं कि कोई भी मुआशरा उस वक्त तक नहीं हो सकता जितनी देर तक वहाँ पे इंसाफ कायम ना हो। तो इंसाफ कैसे कायम होगा? इंसाफ ऐसे ही कायम होगा ना कि इंसाफ समीना के लिए भी हो, इमरान के लिए भी और हिलारी साहब के लिए भी। इमरान साहब मौजूदा हुकूमत भी आके इल्जामात तो लगा रही है, हर रोज़ नए स्कैंडल लेके आ जाते हैं, कार्रवाई तो ये भी आगे कोई नहीं बढ़ा रहे सिवाय सहाफ़ियों के। इसके अलावा तो किसी को नहीं हमने देखा कि कोई वो मुकदमा बनाए, कोई करें चीज़। बात ये है कि आप ना लठ लेके मौजूदा हुकूमत पे पड़ जाती हैं कि मामला तो ये पिछली हुकूमत का है। पिछली हुकूमत ने जो झंडे गाड़ दिए थे वो तो पहले मान ली ना आपकी बात, उन्होंने नहीं किया। ये भी तो आगे ये वाला इल्जाम ये सामने आया है पीएम हाउस वाला आपकी। तो इस पे मैं ये कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि वो जुडिशियल कमीशन बनाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्योंकि अगर वो खातून जो इल्जाम आयद कर रही हैं वो इल्जाम बड़े संगीन है, ये फैसला मैंने या आपने तो नहीं करना, ये तो जुडिशियल कमीशन ही फैसला करे कि सच क्या है झूठ क्या है। चलिए जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे कुछ महंगाई के हवाले से। अभी हाल ही में जो नई मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसके बाद शरह सूद फिर बढ़ गया है, बिजली भी महंगी हो रही है, IMF से मुआहदा अभी तक नहीं हो पाया है। सारे क्यास में होगा क्या, मईशत के संभलने की कोई उम्मीद है या नहीं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी मईशत अभी तक भी संभलती दिखाई नहीं दे रही, IMF से मुआहदा हुआ नहीं और जैसा मैंने कहा शरह सूद बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके बाद लोग और ख़तरे की घंटियां बजा रहे हैं कि ये पाकिस्तानी मईशत के लिए किसी तौर भी अच्छा शगुन नहीं है। क्या वाकई ऐसा है, मईशत के संभलने के मुस्तकबिल करीब में कोई इम्कान है या नहीं, बात करेंगे आज। खास तौर पर हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन करें डॉक्टर खाकान नजीब साहब, जो कि साबिक एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। डॉक्टर साहब, आपकी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो सर मैं IMF वाले मामले से बात शुरू करना चाहूँगी आपसे। बहुत देर हो गई है, 1-1.5 महीने से हमें यही सुन रहा है अब हुआ मुआहदा, सुबह हो जाएगा शाम, 2 हफ्ते बाद, 1 दिन बाद, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। रुकावट क्या आ रही है? अब तो सारी शर्तें मान ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स अ प्लेजर टू जॉइन योर शो। देखिए, IMF के साथ एक तो हमें बहुत क्लियर रहना चाहिए कि ऑल रोड्स फ्रॉम पाकिस्तान आज से लीड टू IMF। ऑल रोड्स सिंस मार्च, जब से माहदे पे गुफ्तो शनीद चल रही है, लीड टू IMF। और उसकी वजह यह है कि जब भी कोई मईशत ICU में होती है तो उसका दुनिया का एक ही डॉक्टर है और उसका नाम IMF है। और ये सिर्फ IMF में जाना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमें वो 1 से 2 अरब डॉलर मिल जाएं, बल्कि इसलिए ज़रूरी है कि ये वो राह हमवार करता है कि हमारी एक्सेस इंटरनेशनली हो। रिजर्व्स की जो पोजीशन है वो बहुत डिफ़िकल्ट है जो स्टेट बैंक के साथ है, सो वहाँ हमें जाना है। अब आप क्या, ये सवाल बहुत अच्छा है कि ये इतने अरसे से डिले क्यों हो रहा है। देखिए, IMF की जो निगोशिएशन है ना मुल्कों के साथ, उसमें मुल्कों की अपनी प्रेपरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ये भी नहीं मैटर करता कि IMF कितना जानती है, मैटर ये करता है कि आप खुद अपने कैसे आपको प्रेजेंट करते हैं। आप अपनी पाकिस्तान का जो मुआहदा है उसमें कई चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि फिजिकल साइड यानी कि बजटरी साइड और एक्सपेंडिचर साइड पे आपके क्या थे। तो आपने ये देखा कि हमने एक बजट प्रेजेंट किया जिसमें हमने ये लिखा कि ये बजट जो है ये प्रोविजनल है। सो एक तो डिले ये आता रहा कि बजट जब तक फाइनल नहीं हुआ IMF के साथ निगोशिएट करके, सो एंड ऑफ जून तो हम वैसे ही पहुंच गए थे। फिर हमें 2-3 ऐसी शराइत हैं जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। फॉर एग्जाम्पल, कि जो बिजली के निर्फ थे वो 1 जुलाई से तब्दील होने थे। और ये मैं फिर कहूँगा कि मैं शर्त का लफ्ज़ तो ज़रूर इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर बिजली की कीमत का तयन जो है वो IMF ने नहीं किया, बिजली की कीमत का तयन नेपरा ने किया है उस पटिशन पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या सारे डिस्कोज मिल के उनके पास लेके गए थे। और नेपरा ने ये कहा कि आप 7 रुपये 92 पैसे बिजली बढ़ा दें। अब फंड ने आपसे, IMF ने आपसे ये कहा कि अब आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। उसका अभी तक फेडरल कैबिनेट की जो अप्रूवल है वो पेंडिंग है। जैसे ही वो अप्रूवल हो जाती है तो हम IMF के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपने कल ही देखा कि एक 13 जुलाई को तब्दील होनी है गैस की कीमतें, सो उसका भी तयन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने थ्रू द सुई कंपनीज ओगरा के साथ किया। 13 जुलाई की डेट इसलिए अहम है कि दैट इज़ द लास्ट डेट जबकि गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी, बिकॉज
अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाएंगी। यानी अभी काफी सारी रुकावटें हैं जो दूर होंगी तो फिर आईएमएफ से बात आगे बढ़ेगी। लेकिन एक चीज जरूर बताइए डॉक्टर साहब, हम तो ये सुनते थे कि जनाब तेल की कीमतें बढ़ गई इसलिए पाकिस्तान में बढ़ गई। अब तेल की कीमतें तो कम हो रही हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि चूंकि आईएमएफ से हमने टैक्सेस और लेवीज वगैरह के हवाले से जो मुआहदा किया है, तो इसलिए अभी भी हम शायद तेल की कीमत कम नहीं कर पाएंगे, पेट्रोल प्राइस नहीं नीचे जाएगी। आप समझते हैं कि हुकूमत इसमें कोई रिलीफ दे सकती है आवाम को? ये बात आपकी दुरुस्त है। इस वक्त तेल की कीमत जो है ना, एक्चुअली तेल की कीमत बहुत इस वक्त वॉलेटिलिटी के साथ मूव कर रही है। मैं ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करता हूँ और मैं ग्लोबल मार्केट्स को बहुत गौर से देखता हूँ। मैं तेल की बाइंग एंड सेलिंग भी इंटरनेशनली करता हूँ, सो आई वॉच द तेल मार्केट वेरी फ्रीक्वेंटली। जब ये $100 पे अभी आई थी ब्रेंट की कीमत, तो आप यकीन करें कि मेरे जितने इंटरनेशनल एडवाइजर्स थे उन्होंने उस पर बाय डिक्लेयर कर दी थी। यानी कि लोगों का ये ख्याल है कि ज़्यादातर कि ये जो $100 की कीमत आई थी ये वापस 105 पे चली गई है। 120 से $100 पे आई और फिर वापस 105 चली गई। एक तो वॉलेटिलिटी बहुत चल रही है। दूसरी ये बात है कि जब अगर कम भी कीमत पे पाकिस्तान ने परचेज किया है तो ये परचेजेस 15-20 दिन पुरानी हैं जिसकी अभी आप कीमत दे रहे हैं। सो सिस्टम में से गुजरने में कुछ टाइम लगेगा जो कम कीमत है। पर दूसरी बात यह है कि हमने फंड के साथ एक चीज़ एग्री की है और वो है कि 855 अरब रुपया, $855 बिलियन रुपीस हम कलेक्ट करेंगे एक लेवी में, जो आपने पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लो स्पीड डीजल इन सब पे लगानी है। सो आई थिंक जो इस वक्त माइंडसेट है गवर्नमेंट का वो यूं है कि जैसे जैसे कीमतें कम होंगी ये लेवी को बढ़ाते चले जाएंगे। अभी लेवी फॉर एग्जांपल 10 रुपए है पेट्रोल पे और 5 रुपए है डीजल पे। अगर इसकी मैं टोटल कलेक्शन देखूं तो वो कुछ भी नहीं बनती ऑन अ ईयरली बेसिस। सो जैसे जैसे ये कीमतें अगर कम भी हुई, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना कोई डाउनवर्ड प्रेशर आएगा कीमतों पे, अगर आ भी जाता है तो चूंकि लेवी बढ़ेगी तो अगले 3-4 माह में ऐसी कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही कि बहुत ज्यादा रिलीफ। अच्छा डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल मीडिया तो ये कह रहा है कि इस साल के आखिर तक जो कीमतें हैं तेल की इंटरनेशनल मार्केट में वो $65 फी बैरल तक आ जाएंगी, और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि 2023 तक ये कीमतें शायद $45 तक आ जाए। अगर ये मुआवजा हो भी जाता है तो आपके ख्याल में फिर भी पाकिस्तान में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान में फिर तो फ़र्क पड़ जाएगा ज़रूर। अगर कीमत में इतना ड्रॉप आ जाता है, ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं $65 की, मैंने स्टडी भी पढ़ी है। ये सिटी बैंक की एक रिसर्च नोट है जिस पे वो ये कह रहे हैं। एक JP मॉर्गन की स्टडी है जो $150 से $380 की बात कर रही है। सो अगेन एक तो बहुत वेरिएशन है। पर अगर 65 पे आ जाती हैं और हमारा रूपी स्टेबलाइज कर जाता है, ये याद रखिए कि दो तरह से हम पेट्रोल पे एज कंज्यूमर्स हिट ले रहे हैं। एक तो आपकी इंटरनेशनल कीमत है और दूसरी जो चीज़ का जिक्र करना ज़रूरी है, अगर रुपया फॉर एग्जांपल यहाँ से 25 रुपए नीचे होता तो मैं बिल्कुल क्लियरली आपको ये सामने कैलकुलेशन से रख सकता हूँ कि 25 रुपए पेट्रोल की कीमत कम होती। और इसीलिए मैं बारहा कह रहा हूं कि फंड IMF जो है, लोग समझते हैं कि एक डिफिकल्ट चीज है कि पाकिस्तान को IMF में जाना पाकिस्तान के लिए इस वक्त सहूलत क्रिएट करेगा। अच्छा, रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, रुपये पे प्रेशर कम हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे और ये शॉर्ट टर्म है। मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क को लॉन्ग टर्म IMF में रहना चाहिए, पर जब आप मुश्किल में हो तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, उसे कहें कि सर्जरी करे, ब्लीडिंग रोके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सर्टिफिकेट सर ये फरमाइएगा कि जैसे आपने कहा कि आपके पास रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, अगर आपको IMF से भी मिल जाता है और दूसरे डॉक्टर्स भी आपको गोली दे देते हैं, UAE, सऊदीया और आपके दूसरे गोली देना वैसे एक मुहावरा भी है। हाँ जी, जब वो आपको पैसे दे देते हैं, आपके पास कुछ पैसे आ जाते हैं, तो फिर आप समझते हैं कि डॉलर जो है वो सस्ता होगा और रुपये की कदर में इजाफा होगा? जी देखें, जैसे जैसे रिजर्व्स की पोजीशन बेहतर होगी, जैसे जैसे पाकिस्तान के थोड़े से फंडामेंटल्स बेहतर होना शुरू होंगे, जैसे जैसे सेंटिमेंट बेहतर होना शुरू होगा, थोड़ी सी जो इंपोर्ट्स हैं वो कुछ कदरे कम होंगी। स्पेशली कि जैसे तेल की कीमत आपने लोकली बढ़ाई तो तेल की खपत कम होगी। इस वक्त कोई 17-18 अरब डॉलर का बिल है सालाना का, अगर यहाँ से 2-3 अरब डॉलर कम होता है अगले साल का बिल, अगर ये सब चीज़ें होंगी तो रुपये पे जो अपवर्ड प्रेशर है एटलीस्ट वो तो टूटेगा ज़रूर। काफी इसमें अगर है, लेकिन एक अगर नहीं है, ये तो काम हो चुका है। वो ये डॉक्टर साहब के शरह सूद जो है वो 15% पर आ गई है। तो क्या आपका ख्याल है इससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा या नहीं? और इसी में ऐड कर लीजिए कि जो सिचुएशन हमें इस वक्त नज़र आ रही है, क्या हम ये समझें कि अभी भी ख़तरा डिफ़ॉल्ट का है
या फिर उससे हम निकल गए हैं, बस आगे अब ये है कि कैसे चीज़ों को बेहतर करना है? मैंने आज तक कभी भी पाकिस्तान के लिए डिफ़ॉल्ट का वर्ड इसलिए नहीं यूज़ किया कि हमने कभी डिफ़ॉल्ट किया नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि हम डिफ़ॉल्ट करेंगे। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में है। मैंने शायद 20-25 साल में ऐसा चैलेंज नहीं देखा कि रिजर्व्स हमारे 1.5 माह की भी इंपोर्ट्स को नहीं कवर कर रहे। जो हमारी इन्फ्लेशन है वो 21% है सीपीआई पे, और 39% है होलसेल पे। जो हमारी इस वक्त एफबीआर की कलेक्शन है, लोगों ने बहुत तारीफ की, मैं भी करता हूँ, पर ये याद रखें ये सिर्फ 9% ऑफ जीडीपी है। पाकिस्तान को कहीं 15 के करीब होना चाहिए पोटेंशियल पे। अगर मैं इन 3 चीज़ों को ही आपके सामने रखूं तो मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो बिल्कुल एक चैलेंज बनी हुई है पाकिस्तान के लिए। डिफॉल्ट को छोड़ भी दें तो पाकिस्तान की इकॉनमी अगले 3 से 6 माह में एक्सट्रीमली चैलेंजिंग है। हमें 37 अरब डॉलर चाहिए अगले साल अपने सिर्फ जो हमारी एक्सपेंसेस हैं उनको इंटरनेशनली मीट करने के लिए। सो ये चैलेंजेस कहीं जा नहीं रहे हैं। अब करना जो है हमें वो ये है, ये जो 3 चीजें हैं ना जी, इनको हमें बहुत ध्यान से लेके चलना है। नंबर 1, अब मैं इस वक्त बजट और मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं देख रहा, बल्कि नंबर 1 में देख रहा हूँ एनर्जी चैलेंज को हम कैसे मीट करते हैं। नंबर 2 जो चीज़ है कि हम अपनी जो अखराजात हैं उसको कैसे कंट्रोल करके चलते हैं ताकि इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी रहे। और नंबर 3 जिसका आपने जिक्र किया, मॉनेटरी टाइटनिंग। देखें स्टेट बैंक के पास ये नहीं है कि 15% पे जाने से कोई 1.25% जो हमने इजाफा किया इससे कोई एकदम इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी। ये एक सिग्नल है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो ये रहे कि हम अपना खर्च जो है वो कम से कम करें, यानी कि हम एक्सपेंशन भी कम करें। अगर मैं नई गाड़ी लेना चाहता हूं तो वो महंगी हो गई है, मैं ना लूं। सो ये सब एक सिग्नल के तौर पे काम कर रहा है कि मेरी डिमांड थोड़ी सी कम हो। असल मसला आ रहा है कॉस्ट का। कॉस्ट का मतलब ये है कि जो बिजली की कीमत है, जो गैस की कीमत है, जो पेट्रोल की कीमत है, और जो हमारी असल कॉस्ट की आ रही है ना जी इशू, जो बात नहीं होती, वो ये है कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना जी, अगर वो ही हम संभाल लें तो बहुत सी इन्फ्लेशन वहां से निकल जाएगी। अब आईएमएफ के बाद अगर ये चीजें होती हैं तो फिर रे ऑफ होप असल जागेगी जी, कि अगर आपकी वीट प्रोडक्शन अच्छी आती है, कॉटन में बेहतरी आती है, राइस में बेहतरी आती है, जो मेन 5 अजनास हैं उसमें बेहतरी आती है, फिर हम कुछ कह सकेंगे। आईएमएफ एक टेम्पररी अरेंजमेंट हो सकता है, रिलीफ हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली हमें अपने जो खुद इन्हिसारी है उसी की तरफ जाना होगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत ज़बरदस्त आपने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया हमारे साथ। और नाज़रीन आज के प्रोग्राम खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।